नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और अब वक्त हो चुका है महाभारत का। तो आज आपको महाभारत में हम दिखाएंगे कैसे मेरठ की कातिल पत्नी ने अपने पति की गर्दन बेरहमी से काट डाली, कैसे शैतान बनी उस पत्नी ने अपने पति को बेहोशी की दवा दी और उसके शरीर के 15 टुकड़े कर डाले। इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे उस कैशकांड की जिसे लेकर न्यायपालिका में हड़कंप मचा है। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से मिले अधजले नोटों के निशान अभी भी बरामद हो रहे हैं। अब भी कथित भ्रष्टाचार के सबूत मिल रहे हैं जिसने पूरे सिस्टम को हिला डाला है। तो आपको दिखाएंगे वो गवाही जिससे इस मामले में नया मोड़ सामने आ सकता है। साथ ही हम बात करेंगे सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी की, जिसने बिहार में सियासी तूफान ला दिया है। आपको बताएंगे कैसे आरजेडी नीतीश कुमार को घेर रही है। और यही नहीं, कुछ मौलाना तो नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर फतवा भी जारी कर चुके हैं। बताएंगे आपको क्या इस फतवे और राजनीतिक विरोध का असल मकसद है। लेकिन सबसे पहले बात होगी मेरठ हत्याकांड की, वो हत्याकांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तंत्र मंत्र, नशे की लत और अवैध संबंध ने रिश्तों को ऐसा शर्मसार किया है, रिश्तों का ऐसा कत्ल किया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। मेरठ की कातिल पत्नी मुस्कान ने उस बेरहमी से अपने पति की हत्या की जिसने सबको चौंका दिया, सबकी रूह को कपा दिया। शैतान बनी मुस्कान ने प्रेमी से पति बने सौरभ का गला काट डाला, उसके शरीर पर इतने जख्म दिए कि किसी की भी रूह कांप जाए। इससे भी मन नहीं भरा तो कातिल मुस्कान ने अपने पति के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 15 टुकड़े कर डाले। इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखें। मेरठ के सौरभ राजपूत केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। उस कमरे में कितने सबूत जहां सौरभ का मर्डर हुआ, वो बेड कैसा है जहां मुस्कान ने सौरभ का कलेजा काटा, वो चाकू कैसी है जिससे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार सौरभ के दिल को छलनी किया गया। इस चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये जिस पर कभी फिदा थी, जिसके प्यार में कभी दीवानी थी, उस सौरभ के दिल पर चाकू से वार करेगी, उसका दिल चीरने और सिर धड़ से अलग करने के बाद मौत का जश्न मनाएगी। खून की होली खेलने के बाद रंगों की होली खेलेगी। साहिल और उसकी कातिल मुस्कान ने सौरभ राजपूत के साथ किस कदर दरिंदगी की, कैसे सौरभ को न सिर्फ मौत की नींद सुलाया बल्कि मृत शरीर के साथ क्रूरता की इंतहा पार कर दी। सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जो चीख चीख कर उसके साथ हुई दरिंदगी की कहानी सुना रही है, बयां कर रही है दास्तान मुस्कान और साहिल के सनक की। रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की हत्या 2 से 3 हफ्ते पहले ही की जा चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हत्या से पहले मारपीट, खून का बहाव बताया गया है। हत्या के बाद शरीर कैसा था, उस पर क्या क्या निशान मिले हैं, उसकी जानकारी रिपोर्ट में लिखी है, जिसमें बताया गया है कि जब सौरभ की बॉडी मिली तब तक वो सड़ चुकी थी और शरीर पर 5 चोट के निशान थे। वहीं शव के टुकड़ों की खाल उतरी मिली और कान से 7 सेंटीमीटर नीचे तक घाव मिले। सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी तो वहीं छाती पर 6 बाय 3 सेंटीमीटर के घाव मिले। पूरा चेहरा सूजा हुआ था, एक आंख खुली और एक आंख बंद थी। बॉडी पर सीमेंट लिपटा था तो वहीं चिन पर चोट के निशान थे और गले में फंदे के निशान मिले हैं। सौरभ की हत्या के बाद दोनों ने सोचा था कि एक साथ ऐसे ही पार्टी करते हुए जिंदगी कटेगी, लेकिन समय का पहिया घूमा और उनके अपराध का पता चला और अब इस वक्त वो सलाखों के पीछे हैं। अब खबर है कि नशे के आदी हो चुके साहिल और मुस्कान जेल में नशे की मांग कर रहे हैं, जेल में सफेद पाउडर के लिए तड़प रहे हैं।
यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र है, उसके माध्यम से उसका उपचार किया जा रहा है। और जो नशे के विड्रॉल सिम्टम आते हैं, उन दोनों को सिम्टम थे तो चिकित्सक के द्वारा उनको दवाई दिलवाई जा रही है। 10 से 15 दिन में नशे की आदत छूट जाए। और हमारे यहाँ जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें योग, ध्यान, मेडिटेशन आदि प्रक्रियाएं होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उसमें शामिल करके नशा से बिल्कुल दूर कर। मुस्कान और साहिल न सिर्फ नशे के लिए तड़प रहे हैं, बल्कि वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। मुस्कान ने ये मांग की थी कि दोनों को एक साथ रखा जाए। जब ये मांग नहीं मानी गई तो अब दोनों एक दूसरे से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। कि जेल के अंदर बंदियों के आपस में इनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि जेल के अंदर उन्हीं बंदियों की मुलाकात हो सकती है जो रक्त से संबंधित है। जैसे माँ बेटी, माता पिता आपस में, पति पत्नी, इस तरह की तो मुलाकात नहीं हो सकती। वो जेल मैनुअल के उस प्रावधान में नहीं आते हैं कि इनकी मुलाकात हो, इसलिए इनकी मुलाकात आपस में नहीं हो सकती। साहिल और मुस्कान की नींद उड़ी हुई है, सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंखों की नींद गायब है। जब से जेल गए हैं तब से परेशान हैं और यही वजह है कि अब मुस्कान ने अपनी पैरवी के लिए सरकारी वकील की मांग की है कि मेरे घर वाले केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए। इसकी प्रक्रिया ये होती है, जो भी बंदी कारागार में निजी अधिवक्ता नहीं रख सकता है, सरकार की तरफ से उसको सरकारी वकील दिया जाता है। तो उसका प्रार्थना पत्र हम माननीय न्यायालय को अनुशंसा के साथ भेज रहे हैं और उसकी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसको निजी अधिवक्ता मिल जाएगा। सौरभ को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली मुस्कान की मुस्कान अब उसके चेहरे से गायब है, तो वहीं साहिल भी बेचैन है, लेकिन उनके गुनाहों की माफी इतनी जल्दी मिलती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हत्याकांड में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मर्डर से कुछ देर पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दोस्त के साथ बाइक से खाना लेते हुए देखा जा रहा है। ये आप देखिए कैसे खाना लेने जा रहा था दोस्त के साथ सौरभ। ये फुटेज सामने आया है। मर्डर से कुछ देर पहले का ये फुटेज बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे होते हैं, लेकिन 3 मार्च की रात 11:49 का वीडियो बताया जा रहा है। कुछ देर बाद हुई थी सौरभ की हत्या। इसके कुछ ही देर बाद सौरभ की जान ले ली गई थी उसकी पत्नी के द्वारा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है और इसमें दिख रहा है कि 3 मार्च की रात 11:49 पर कैसे अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर खाना लेने जा रहा था। तो महाभारत में अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के इफ्तार की। नीतीश कुमार आज अपने सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और लालू राबड़ी की दावत कल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दावत तो हर साल होती है, लेकिन इस बार क्या नया है? वैसे इस बार बिहार में चुनाव भी हैं और नया ये कि बिहार में इफ्तार पार्टी वाली कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश की दावत ठुकरा दी है। मुख्यमंत्री आवास में इफ्तारी पार्टी होगी, लेकिन मौलाना वहां नहीं जाएंगे। तो क्या सारे मुस्लिम वोट तेजस्वी की तरफ मुड़ने वाले हैं? वैसे तेजस्वी टोपी पहनने से पहले ही टीका मिटाने के विवाद में फंस गए हैं और हिंदू वोटों का भी संकट आरजेडी पर मंडराने लगा है। बिहार में इतना सियासी उथल पुथल आखिर क्यों मचा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। बिहार में चुनावी साल है। चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिमों के चक्रव्यूह में फंसते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने आज अपने सरकारी आवास पर रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, लेकिन मुसलमानों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी में जाने से साफ मना कर दिया है। बिहार के कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने तो बकायदा इसके लिए एक पत्र भी जारी किया है और पत्र जारी करके इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया है। मुस्लिम संगठन इमारत शरिया ने जो पत्र जारी किया है उसमें लिखा है, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही है।
इसलिए मुसलमान विरोध के तौर पर इस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे। पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि नीतीश कुमार ने अपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का वादा करके सत्ता हासिल की थी, लेकिन बीजेपी के साथ उसका गठबंधन मुस्लिमों से किए गए वादों की अनदेखी है और इसलिए मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध करने वालों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमियत उलेमा हिंद, जमियत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी जैसे संगठन शामिल हैं। माना जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों का ये कदम चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत कर सकता है। ये हमारा देश हिंदुस्तान सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। सनातन भी यही कहता है, ये देश संविधान से चलेगा। अगर आप किसी धर्म के प्रति घृणा का भाव, नफरत का भाव रखेंगे, भाषाई आतंक फैलाएंगे, दंगा फसाद उन्माद की बात करेंगे, आपसी भाईचारा खत्म करने की बात करेंगे, गंगा जमुना तहजीब को खत्म करना चाहेंगे, ये संभव नहीं है। मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार पार्टी के बहिष्कार वाला ये दांव चुनाव से ठीक पहले इसलिए चला है ताकि वो नीतीश कुमार पर दबाव बना सकें और बीजेपी जेडीयू के गठबंधन को कमजोर कर सकें। सियासी जानकार तो ये भी मानते हैं कि मुसलमानों के बॉयकॉट वाले खेल से कहीं न कहीं लालू और तेजस्वी यादव बहुत खुश होंगे। मुस्लिम संगठन भले ही वक्फ संशोधन बिल के विरोध के नाम पर नीतीश कुमार से नाराजगी दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार के सियासी आंकड़े बताते हैं कि सियासी हवा बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के सियासी हालात काफी बदले हैं। जैसे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय MY समीकरण मजबूत दिख रहा था, लेकिन 2020 के बाद अब तक 10 क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में महागठबंधन को 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में भी आरजेडी को कोई सीट नहीं मिली। इतना ही नहीं, आरजेडी को अपने 2 गढ़ भी गंवाने पड़े। ये आंकड़े बताते हैं कि माहौल अभी भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में है और नीतीश कुमार को नवंबर में होने वाले चुनावों में इसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम संगठन बीजेपी और जेडीयू को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सियासत भी हो रही है। इफ्तार होती है भाईचारा बढ़ाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके बीच में, खुदा की इबादत के लिए। अब इसमें भी राजनीति, हम बायकॉट करेंगे कि वक्फ का समर्थन नहीं है। अरे यार, और आरजेडी स्वागत कर रही है। चलिए, तो जो बायकॉट कर रहे हैं उनको सोचना है कि उनको भाईचारे में विश्वास नहीं है, उनको साथ में रहने में विश्वास नहीं है। सच बात तो यह है कि रोजा इफ्तारी वाला ये दांव मुस्लिमों ने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी चला है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट करने की बात कही गई है, जिससे ये पता चलता है कि कुछ मुस्लिम संगठन एनडीए गठबंधन में दरार डालना चाहते हैं। देखना होगा कि आज होने वाली नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग पहुंचते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार की इफ्तार पार्टी के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। दरअसल कई मोर्चों पर संकट का सामना कर रही शहबाज सरकार आवाम का मूड भांपते हुए नए बजट को अंतिम रूप देने के लिए IMF के अफसरों से गुहार लगा रही है। ईद के मौके पर पीएम शहबाज इस बार आवाम को टैक्स के बोझ से थोड़ी राहत देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने IMF से फटकार लगने के बावजूद कई मामलों में टैक्स छूट की राहत दे दी थी। लेकिन जैसे ही IMF को पाकिस्तान की इस मक्कारी की खबर मिली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए फौरन आवाम को दी जाने वाली छूट के साथ साथ पाकिस्तान की कई सरकारी परियोजनाओं पर भी टैक्स लगाने का अल्टीमेटम दे दिया। अब पाकिस्तान के लिए सदमा आखिर कितना बड़ा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में इस बार ईद के मौके पर लोगों को खाने के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि IMF के भारी कर्ज के नीचे दबे पाकिस्तान को आगामी बजट के लिए 15,000 अरब रुपए से अधिक के कर संग्रह का लक्ष्य प्रस्तावित किया है।
जिसे लेकर इन दिनों पाकिस्तान में हंगामा मचा है। एक तरफ पहले ही महंगाई और टैक्स के बोझ तले दबी आवाम ने विद्रोही तेवर अपना लिए हैं, तो वहीं कई मोर्चों पर संकट का सामना कर रही शहबाज सरकार आवाम का मूड भांपते हुए नए बजट को अंतिम रूप देने के लिए IMF के अफसरों से गुहार लगा रही है। आवाम का खून पिएंगे शहबाज, पाक में फिर टूटेगा टैक्स बम। पाक मीडिया के मुताबिक ईद के मौके पर पीएम शहबाज इस बार आवाम को टैक्स के बोझ से थोड़ी राहत देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने IMF से फटकार लगने के बावजूद कई मामलों में टैक्स छूट की राहत दे दी है। लेकिन जैसे ही IMF को पाकिस्तान के इस मक्कारी की खबर मिली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाक को फटकार लगाते हुए तुरंत आवाम को दी जाने वाली छूट के साथ साथ पाक की कई सरकारी परियोजनाओं पर भी टैक्स लगाने का अल्टीमेटम दे दिया। पाक मीडिया के मुताबिक IMF के प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान में विदेशी निवेश के लिए कर छूट से देश के राजस्व में बाधा आ सकती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में किसी तरह के आर्थिक जोखिम से बचने की सलाह दी जाती है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लगे हाथ पाकिस्तान को आगामी बजट के लिए 15,000 अरब रुपए से अधिक के कर संग्रह का लक्ष्य भी दे दिया है, जिसके बाद से ही पीएम शहबाज सदमे में चले गए। बताया जा रहा है कि ईद से ठीक पहले लगे इस झटके से उबरने के लिए अब शहबाज IMF से टैक्स में छूट देने की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए पाकिस्तान ने 12.97 हजार अरब रुपए के कर संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन बदहाल जनता, दम तोड़ती अर्थव्यवस्था और ठप पड़े काम धंधे के चलते पाकिस्तान को ये लक्ष्य पाना नामुमकिन लग रहा है। ऐसे में पीएम शहबाज को अब ये डर सता रहा है कि अगर अब नए सिरे से आवाम पर नए टैक्स लादे गए तो पहले ही कमर तोड़ महंगाई से जूझती जनता विद्रोह पर उतर आएगी और बलूचिस्तान, खैबर के बाद अब इस्लामाबाद में भी उनका मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, जरा उसको गौर से देखिएगा। मेरे पीछे वीडियो आप देखिए, ये पादरी की गुंडागर्दी दिख रही है और इससे पहले भी इनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं। दरअसल पंजाब के मशहूर पादरी बलजिंदर सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। मालूम हो कि बलजिंदर सिंह पर पहले भी एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। वहीं इस बीच उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख रहे हैं इस वीडियो में कैसे अपनी कुर्सी से उठता है ये पादरी और उसके बाद एक महिला के साथ बदसलूकी करता है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। कुर्सी पर बैठा यह इंसान पादरी बलजिंदर सिंह है। बलजिंदर सिंह स्वयंभू ईसाई का धर्म प्रचारक है। ये तस्वीरें फरवरी 2025 की बताई जा रही हैं। ध्यान से देखिए, पादरी के सामने टेबल पर कई मोबाइल फोन रखे हैं। पादरी के सामने कुछ लोग और कुछ बच्चे भी बैठे हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप हैरान और चौंक जाएंगे। तस्वीरों से यह लग रहा है पादरी बलजिंदर कोई मीटिंग ले रहा है, लेकिन तभी उसे गुस्सा आ जाता है। देखिए कैसे मोबाइल उठाकर सामने बैठे युवक पर दे मारता है। फिर अचानक पादरी साहब का गुस्सा और बढ़ जाता है। अपनी सीट से उठकर सामने की तरफ रखे पर्स को उठाकर उसी लड़के को दे मारते हैं। जब इससे भी मन नहीं भरा तो बेचारे लड़के पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। उसके बाद देखिए पादरी साहब अपने बालों को ऐसे संवार रहे हैं जैसे उन्हें किसी की बारात में जाना है। सनक ऐसी कि सामने बैठी महिला से भी बदतमीजी और धमकी देने पर उतारू है। इसके बाद तो वहां का नजारा एकदम से तब बदल गया जब छोटे बच्चे को गोद में लिए महिला के साथ भी हाथापाई शुरू हो गई। पहले तो महिला पर टेबल पर रखे पेपर को फेंका और फिर जब तक वहां खड़े लोग कुछ समझ पाते, पादरी ने दनादन कई थप्पड़ महिला पर जड़ दिए। हालांकि वहां बैठे लोगों ने दोनों के बीच हो रही हाथापाई को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पादरी कहां मानने वाला था। थप्पड़े बरसते रहे, लोग समझाते रहे। पादरी साहब यही नहीं रुके, दूसरे खड़े लोगों पर भी थप्पड़ों की बौछार करते नजर आए। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन मामले में अभी तक किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है
और न ही पीड़ित महिला की तरफ से अभी तक कोई तहरीर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, देश की सियासत में इन दिनों एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस है कि गद्दार कौन है, क्योंकि औरंगजेब को मानने वाले लोगों ने तो हद ही कर दी है। राणा सांगा जैसा, आप सोचिए, वीर राजपूत योद्धा जिसके शरीर पर 100 घाव होने के बावजूद बाबर से लड़ता रहा, उसे अब औरंगजेब को मानने वाले लोग गद्दार बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। केवल राजस्थान का, राजपूत समाज का ये अपमान नहीं, बल्कि हर एक हिंदू का अपमान है। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। राणा सांगा, वो वीर राजपूत राजा जो एक आंख और एक हाथ खोकर भी लड़ता रहा और 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुए खानवा के युद्ध में बाबर के दांत खट्टे कर दिए। उसी राणा सांगा को अब औरंगजेब फैन क्लब के कुछ लोग गद्दार बता रहे हैं। राज्यसभा में वीर राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार बताने वाले ये सज्जन हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जो औरंगजेब पर छिड़ी बहस से इतने तिलमिला गए कि इतिहास के पन्नों से एक और किरदार राणा सांगा को गद्दार बताकर संसद में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। सुनिए पहले कि कैसे अखिलेश यादव के सांसद ने क्रूर मुगल शासकों को महान बताने के चक्कर में वीर राजपूत राजा राणा सांगा का अपमान किया, और फिर उनके इस बयान पर कैसे सियासत में गदर मची है वो भी आपको दिखाएंगे। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। अखिलेश यादव के सांसद रामजी लाल सुमन के गद्दार वाले इस विवादित बयान को बीजेपी राजपूतों का अपमान बता रही है। बीजेपी नेता तो इतने गुस्से में हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी और पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। दरअसल ये बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि अखिलेश यादव के सांसद ने राज्यसभा में कहा कि राणा ने बाबर को दिल्ली में आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था और इसी निमंत्रण को पाकर मुगल भारत में आए और पहले मुगल शासक बाबर ने दिल्ली में आक्रमण किया। जबकि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने बाबर को पत्र नहीं भेजा था। कई संदर्भों से पता चलता है कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने बाबर को दिल्ली में आक्रमण करने के लिए पत्र लिखे थे ताकि दौलत खान दिल्ली के सुल्तान को कमजोर कर सके और दिल्ली को अपने शासन में मिला सके। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया है, उससे देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। जनता की समस्याओं को लेकर के चर्चा केंद्र बना हुआ है। वहाँ सदन के अंदर जनता के मुद्दों को लेके लड़ना है। इस नाते जनता चुन करके भेजती है सांसद और विधायक। लेकिन ये लोग, कोई बाबर की बात करता है, कोई राणा सांगा की बात करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक भी नेता रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण को बांट करके सबको देने की बात है, जो पिछड़े समाज के लोग हैं,
उस पर चर्चा नहीं करते। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा के ऊपर न सिर्फ अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि वो काम किया है जो वास्तव में इस पार्टी की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। महाराणा सांगा और उसके बाद उनके वंशज महाराणा प्रताप पूरी की पूरी पीढ़ियां मुगलों के साथ युद्ध करते हुए, उनको हराते हुए अपना जीवन खपा दिया और उनको गद्दार कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए। राणा सांगा के मुद्दे पर नेताओं से लेकर हिंदू संगठन के लोग गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिस नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन करके इस विवाद की नींव डाली थी, वो खुद अब बैकफुट पर हैं। लेकिन अबू आजमी के बाद सपा सांसद के इस विवादित बयान ने फिर एक बार पूरी समाजवादी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिस पर जवाब देना अब अखिलेश यादव को भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आक्रांता के यार देश के गद्दार, ये क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका है। देश भर में आक्रांता औरंगजेब को लेकर एक जोरदार बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सियासी तलवार खिंची है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर कह दिया है कि जो आक्रांता है, क्रूर आक्रांता, इन्हें हम आइडियल नहीं मान सकते हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। देश में आक्रांता औरंगजेब को लेकर जोरदार बहस छिड़ी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सियासी तलवारें खिंची हैं। आक्रांता के खिलाफ एक्शन से विपक्ष में बौखलाहट दिखाई दे रही है। सत्ता के विरोध में विपक्ष के नेता हिंदू शूरवीरों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरएसएस के सह कार्यवाहक ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि हम आक्रांताओं को अपना आइडियल कभी नहीं मान सकते। साथ ही उन्होंने दोगली राजनीति करने वालों से भी कड़े सवाल पूछे हैं। भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिको को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिको को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 दिनों तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मीडिया से बातचीत की और वक्फ के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, वो क्या लेके आएंगे देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी अफिलिएशंस, देयर आइडियोलॉजिकल परसुएशंस, दे केम फॉरवर्ड एंड दे सेड वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था। आपके मीडिया के लोगों को तो अच्छा मालूम भी है। तो ऐसे कई, यहाँ विंडसर मैनर होटल को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे हुआ है। तो वक्फ के बारे में सरकार ने एक बिल को जॉइंट इसमें किया है। वो जो हुआ है अभी तक का, वो सही दिशा में चला है। इसके अलावा संघ ने धर्म आधारित आरक्षण को भी लेकर अपना रुख साफ किया है। दत्तात्रेय ने कहा कि आरक्षण कतई स्वीकार नहीं, खुद संविधान निर्माता भी इसके पक्ष में नहीं थे। So religion based reservation is not possible. Backward class within that religion, it is there. कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर है। Backward communities within it. See, that is why religion based reservation is not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. बेंगलुरु में चली 3 दिनों की बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा आगामी कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तैयार की गई। ये बैठक इसलिए भी अहम रही क्योंकि इस साल संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में संगठन को मजबूती देने के साथ साथ एक संकल्प पत्र भी पारित किया गया, जिसके मुताबिक गृह, ग्राम, बस्ती और मंडल से लेकर नगर, जिला के साथ प्रांत स्तर तक
संपर्क कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना लक्ष्य तय किया गया है ताकि राष्ट्र को एकजुट होकर आगे बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। सरकारी बंगले में आग लगती है, लेकिन अध जले नोट हर किसी को हैरान कर देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट के जज डीके उपाध्याय ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस केस की गहनता से जांच करने की सिफारिश कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। आखिर ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में फंसते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट के जज डीके उपाध्याय ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस केस की गहनता से जांच करने की सिफारिश कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर लगे आरोपों की सिलसिलेवार जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। लेकिन इस मामले में जो बात जस्टिस वर्मा की चिंता बढ़ाने वाली है वो ये कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जस्टिस वर्मा को अपने फोन के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। यानी अब जांच के घेरे में जस्टिस वर्मा का फोन आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फोन को सुरक्षित रखने का निर्देश दे दिया है। बातचीत, मैसेज और फोन डाटा की जांच होगी। इतना ही नहीं, जस्टिस वर्मा की मुसीबत बढ़ने का अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि इस केस की जांच में अब उन सबूतों का सिरा भी जुड़ने लगा है जिन आरोपों को जस्टिस वर्मा सिरे से खारिज कर चुके हैं, जो कहीं न कहीं जस्टिस वर्मा के खिलाफ जा सकता है। मसलन कैमरे के सामने नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वो सफाई कर्मी भी सामने आया जो उस रात आग लगने के बाद जस्टिस वर्मा के घर सफाई के लिए पहुंचा था, जिसने हिम्मत दिखाते हुए ये कबूल किया कि उस रात जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोट बरामद हुए थे। हम गार्बेज उठा रहे थे तो यहाँ से जले हुआ जो कुछ सामान था घर का, उसमें से 5-5 के नोट मिले थे उसमें, और वो कुछ ऐसे होंगे 20-25 नोट मिले थे जो दिख रहे थे। हम उसे निकाल के रख रहे थे अलग। हम 3-4 दिन पहले यहाँ से उठा रहे थे, तो 3-4 दिन पहले ही हमें पता है। बस यहाँ पे सफाई का इनका काम है। एनडीएमसी के ये कर्मचारी है और इनका कहना है कि 4-5 दिन पहले की बात है जब यहाँ पे ने नोट्स जो है वो 500 के 20 से 25 नोट्स इन्हें मिले थे। हालांकि एक तरफ जहां जस्टिस यशवंत वर्मा इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ चुके हैं और उन्होंने अपने घर में जले नोटों के अंबार को साजिश की थ्योरी से जोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट भी न्यायपालिका पर उठे सवालों को लेकर गंभीर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस केस की जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट के कई अधिकारी दिल्ली फायर सर्विस स्टेशन में भी देखे गए, जो बेशक इस केस की जांच के लिए वहां आए होंगे। वहीं देश की न्यायपालिका की तरफ उठ रही उंगली ने पूरे देश के असंतोष का माहौल कायम कर दिया है। इस मामले में बोलते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसे जांच की मांग कर दी है। Source of power of the judiciary is public faith, and in what manner the matter is being dealt with, the public faith has already been eroded, has already gone. And once public faith is gone, then the entire democracy will collapse. My request is that Supreme Court may permit the investigating agency to register the FIR and to investigate. In-house inquiry is not sufficient. That will not restore public faith at all. A matter should be investigated by that agency which has expertise in the same. मुझे तो ऐसा कभी याद नहीं आता है कि किसी जज के घर पे इस प्रकार का एक आरोप आए जिसमें करोड़ों रुपए कैश में पकड़े जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। साथ साथ इस बात का कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो राजनीति में हो, किसी व्यवस्था में काम करते हों या कानूनी प्रक्रिया में काम करते हों, उनकी वजह से पूरे सिस्टम को बदनाम नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस मामले में कई नए वीडियो आ चुके हैं जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि जले हुए नोट जस्टिस वर्मा के बंगले के अंदर का है। कुल मिलाकर न्यायपालिका से जुड़े होने के चलते ये मामला बेहद गर्म हो चुका है और इससे पर्दा तभी हटेगा जब सुप्रीम कोर्ट की गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट सीजीआई को सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बदमाशों की अब खैर नहीं। चुन चुनकर बदमाशों को ठिकाने लगाया जा रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है और योगी राज में अपराधी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। बदमाशों को टेंशन, पुलिस कर रही ताबड़तोड़ एक्शन। नहीं बचेंगे अपराधी, फाइल खुली, हो गई पूरी तैयारी। उत्तर प्रदेश में बदमाशों की अब खैर नहीं। चुन चुनकर बदमाशों को ठिकाने लगाया जा रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है। यही वजह है कि यूपी पुलिस सीएम योगी के मिशन को पूरा करने में जुटी है। दिन रात एक्शन लेकर बदमाशों के लिए मौत का काल बन गई है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां नई मंडी कोतवाली इलाका रात में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल पुलिस बागोवाली इलाके में चेकिंग अभियान चला रही थी कि तभी पुलिस टीम और भेड़ बकरी लूटने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान डकैती के लिए कुख्यात गुलफाम पुलिस की गोली का शिकार बन गया। गुलफाम के पैर में गोली लगी तो वहीं उसका साथी बदमाश मुस्तकीम अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फिरोजाबाद में भी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला, जहां रसूलपुर पुलिस ने हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। दरअसल शनिवार रात को मुखबिर से सूचना मिली कि मोतीनगर से मोड़ा मार्ग पर भट्टे के सामने बंद मकान के पीछे कुछ लोग अवैध हथियारों की तस्करी की योजना बना रहे हैं। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद के मुताबिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश गुलाम हसन के पैर में गोली लगी। वहीं 3 बदमाश मौका पाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने उन्हें भी धर दबोचा, जिनके पास से 2 पिस्टल, 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। कुल 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और एक के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में जिसके पैर में गोली लगी है उसने अपना नाम गुलाम हसन, ये दक्षिण थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया है। बाकी प्रदीप दक्षिण थाना का है, प्रवीण सिकोहाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है और दिनेश मैनपुरी का रहने वाला, इन्होंने बताया है। ये असलाह तस्करों का एक गैंग है। इसमें जो इनके पास से बरामदगी हुई है 2 पिस्टल 32 बोर के और 2 तमंचा 315 बोर के, इसके अलावा 4 खोखा कारतूस और 7 जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुआ है। गुलाम हसन का हम लोग इलाज पुलिस सुरक्षा में करा रहे हैं। इसके अलावा और इनसे भी गंभीरता पूर्वक पूछताछ होगी। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। ये तस्वीर है झांसी की, जहां बीते दिनों एक घर में लाखों रुपए की चोरी के बाद आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। दरअसल झांसी में नगरिया कुआं के पास पुलिस गश्त कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश बाइक घुमाकर भागने लगा। पुलिस की टीम ने घेराबंदी की, तमंचा निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से बदमाश जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस पूछताछ में बदमाश ने यह भी कबूल किया है कि उसने पीताम्बरा कॉलोनी में एक घर का ताला तोड़कर करीब 15 लाख रुपए के जेवरात समेत नकदी चोरी की थी। इतना ही नहीं, बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने लगभग 5 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं। बड़ी खबर, संभल इंसान मामले में जफर अली गिरफ्तार। शाही जामा मस्जिद का सदर जफर अली गिरफ्तार हो चुका है। जफर अली पर लोगों को भड़काने का संगीन आरोप लगा है। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजे गए जफर अली। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह हिरासत में लिया गया था और अब कोर्ट में पेश होने के बाद गिरफ्तारी हो चुकी है जफर अली की। इन्हीं खबरों के साथ महाभारत में रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अपने पसंदीदा चैनल रिपब्लिक भारत के साथ। फौरन लौट रहे हैं। लोन मिलेगा या नहीं,
ये आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। तो आज ही अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें फ्री में पैसाबाजार.com पर। लोन की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। ठीक से एक्टिंग नहीं।